हेलो फ्रेंड्स, आज हम ऑर्डर 21 के आगे के पार्ट 17 से लेकर के रूल 25 तक के बारे में बात करेंगे। इसमें रूल 17 कहता है प्रोसीजर ऑन रिसीविंग एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री। डिग्री के निष्पादन के लिए आवेदन प्राप्त होने पर प्रक्रिया। जब डिग्री का आवेदन हमें कोर्ट को मिल जाएगा तो निष्पादन की प्रक्रिया क्या होगी। पहले तो डिग्री का जो प्रार्थना पत्र है वो रूल 11 सब क्लास 2 के तहत दिया गया। अब कोर्ट उसमें से निष्पादन का आवेदन करने के लिए उसको कोर्ट को प्रार्थना पत्र दिया गया। किसमें? रूल 11 सब रूल 2 में। अब उसके बाद में अगर वह प्रार्थना पत्र रूल 11 से लेकर के रूल 14 तक के सारे रूल को फॉलो करता है तब वह प्रार्थना पत्र एडमिट हो जाएगा। अगर वह रूल 11 से रूल 14 तक के जो भी प्रोसेस हैं, जो भी उसके नियम हैं, अगर वो अनुपालन नहीं करता तो कोर्ट पहले कहेगा कि इसका अनुपालन कराइए, मतलब ये चीज पहले पूर्ण कराइए। अगर यदि वह दूर की तब फिर एडमिट हो जाएगा। अगर दूर नहीं की तो वो प्रार्थना पत्र कैंसिल हो जाएगा और त्रुटि दूर की है तो एडमिट हो जाएगा। इसके बाद में अगर कोई संशोधन किया जा सकता है तो जब संशोधन हो जाएगा, जो त्रुटि है उस त्रुटि के तहत संशोधन हो जाएगा, तब कोर्ट उस पर सिग्नेचर करेगी और सिग्नेचर करने के बाद में डेट फिक्स कर देगी। वो रजिस्टर में दर्ज हो जाएगा। दर्ज होने के बाद उसको एग्जीक्यूशन के लिए डेट फिक्स कर दी जाएगी। ये बात रूल 17 में कहा। अब रूल 18 कहता है एग्जीक्यूशन इन केस ऑफ क्रॉस डिग्रीज। रूल 18 कहता है कि प्रति डिग्रियों की दशा में निष्पादन। प्रति डिग्री क्या होती है? वादी की डिग्री और प्रतिवादी को भी डिग्री। अगर दो केस चल रहे हैं, एक केस में वादी को डिग्री हो जाती है और दूसरे केस में प्रतिवादी को डिग्री हो जाती है, तो वो दोनों केस में अलग अलग डिग्री कहलाएंगी, तो उनको प्रति डिग्री कहते हैं। प्रति डिग्री, एक दूसरे के खिलाफ में डिग्री। अगर ऐसी डिग्रियां हैं तो अगर दोनों में, अगर ये पृथक पृथकवाद है, दोनों में डिग्रियां हो गई और दोनों डिग्रियां एक साथ निष्पादन के लिए कोर्ट को दे दी जाती हैं, तो जब दोनों एक साथ निष्पादन के लिए दी जाएंगी, अगर उन दोनों डिग्रियों में बराबर का है, अगर उन दोनों डिग्रियों में लेन देन या जो कुर्क करने की चीज है या डिग्री करने की चीज है वो इक्वल है, तब फिर उनको तुष्ट की प्रविष्टि कर दी जाएगी कि इस डिग्री के तहत इनका ये और इस डिग्री के तहत इनका ये, और उसकी प्रविष्टि कर दीजिए। मतलब जो जिसकी डिग्री में लिखा होगा उसके अनुसार उसको कर दिया जाएगा। अगर वो दोनों बराबर की नहीं है, सपोज करते हैं कि पैसे की बात है, एक में 5 लाख का है और दूसरे में 4 लाख का है, तो जो 5 लाख वाली में से है उसमें 4 लाख का समायोजन करके 1 लाख के लिए डिग्री का एग्जीक्यूशन कर दिया जाएगा। तो डिग्री का जब दो प्रति डिग्रियां होती हैं तो उनका इस तरीके से एग्जीक्यूशन किया जाता है। अब रूल 18 हो गया। रूल 19 में है एग्जीक्यूशन इन केस ऑफ क्रॉस क्लेम अंडर सेम डिग्री। अब क्रॉस क्लेम, अभी तक क्या था, रूल 18 में अलग अलग थे, 2 दावे थे। अब रूल 19 में कह दिया एक ही दावे में, उसी दावे में विपक्षी ने, दूसरे पक्षकार ने काउंटर क्लेम कर दिया, प्रति दावा कर दिया। अगर काउंटर क्लेम कर दिया तो दावे के वाले की डिग्री होगी और काउंटर क्लेम एक्सेप्ट हो गया तो काउंटर क्लेम की भी डिग्री होगी।
अब दोनों डिग्रियां हो गई, प्रति डिग्रियां हो गई, लेकिन एक ही दावे में हो गई। 18 में अलग अलग दावे में थी, एक ही दावे में फिर वही चीज आ जाएगी। अगर दोनों में बराबरी का है तब फिर क्या कर दिया जाएगा, अगर दोनों बराबरी हैं तो तुष्ट की प्रविष्टि कर दी जाएगी कि जो जिसके डिग्री में उसके अनुसार से उसे दे दिया जाएगा। अगर एक में ज्यादा है दूसरी में कम है तो कम वाली को डिडक्ट करके ज्यादा वाली को जितना ज्यादा है उस पार्ट का एग्जीक्यूशन कराया जाएगा। ये बात रूल 19 में कह दी। अब रूल 20 में है क्रॉस डिक्रीज एंड क्रॉस क्लेम्स इन मॉर्गेज सूट। रूल 20 कहता है इसका, बंधक वादों में प्रति डिग्रियां और प्रति दावे। बंधक वाद, प्रति डिग्रियां दो अलग अलग दावे, दो अलग अलग बंधक, और जो सेम है, जो सेम की बात करी प्रति दावे में, जो काउंटर क्लेम है उसकी बात कर रहे। अब रूल 20 में कह दिया कि अगर रूल 18 और रूल 19, रूल 18 इसलिए कि अलग अलग दावे हैं और रूल 19 इसलिए कि उसमें काउंटर क्लेम है, एक ही में दोनों को दावा है। तो अगर इनमें डिग्री अप्लाई होती है बंधक या भार, तो इनमें से क्या होगा, उनकी नीलामी उसी तरह से होगी। अगर 18 के तहत होती है, जैसे 18 में रूल अप्लाई होता तो वही होगा। अगर 19 के एक ही में प्रति दावा है तो 19 का रूल अप्लाई होगा। तो दोनों अगर एक ही दावे में किए जा रहे हैं तो फिर केवल क्या फर्क पड़ रहा कि बंधक है, जो इसमें आ रहा बंधक या भार है, तो उसको हम क्या करेंगे, नीलामी से दूर करेंगे। तो अब ये बात हो गई रूल 20 की। अब रूल 21 में कहा साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन। साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन, एक साथ निष्पादन। साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन, एक साथ निष्पादन। इसमें क्या कहा गया कि अगर निर्णित ऋणी के शरीर और संपत्ति, बॉडी एंड प्रॉपर्टी, संपत्ति अलग हो गया, के विरुद्ध अगर एक साथ निष्पादन अगर चाहे न्यायालय उसका स्वविवेक कॉन्सेंस अलाउ करे तो वह एक साथ कर सकता है, एक साथ करने से इनकार कर सकता है। अगर एक साथ उसी व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की और उसी व्यक्ति के शरीर के लिए बात आती है, कोर्ट डिग्री पारित करता है, तो स्वविवेकानुसार कोर्ट की यदि इच्छा है, कोर्ट ऐसा समझता है कि एक साथ करना ठीक नहीं है, तो वह स्वविवेक का अनुसार एक साथ एग्जीक्यूट करने से मना कर सकता है, निष्पादन करने से मना कर सकता है। इसको रूल 21 के तहत कहें। रूल 22 कहता है नोटिस टू शो कॉज अगेंस्ट एग्जीक्यूशन इन सर्टेन केसेस। कुछ विशिष्ट केस हैं। रूल 21 में कहा गया कि रूल 22 में कहा कि कुछ दशाओं में निष्पादन के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने की सूचना। हेतुक, क्यों उनको इंफॉर्मेशन, कारण बताओ नोटिस हम क्यों जारी करें। हेतु का मतलब उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। किसको जारी किया जाएगा, अगर कोई निष्पादन हेतु प्रार्थना पत्र देता है तब उसके डिग्री के तारीख से 2 वर्ष के बाद में, उसकी डिग्री की तारीख से 2 वर्ष बाद में उसके विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध, किसके, विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध, या पक्षकार दिवालिया हो गया है, उसको न्याय निर्णित कर दिया गया है, वहां पर रिसीवर के विरुद्ध किसी की प्रॉपर्टी किसी को सुपुर्द कर दी जाएगी ना, जैसे कोई कुर्क कर देता है या दिवालिया हो गए तो संपत्ति कहीं चली जाएगी और किसी के अंडर में हो जाएगी और वहां पर एक रिसीवर नियुक्त किया जाएगा। अब यहां पर बात आती है कि जो लीगल उसका था व्यक्ति, उसके पक्ष में, प्रतिनिधि के पक्ष में
या रिसीवर के पक्ष में अगर हमें निष्पादन करना पड़ता है, मतलब प्रार्थना पत्र के तहत कोर्ट को निष्पादन करना पड़ता है दो के विरुद्ध में, या तो रिसीवर के विरुद्ध या उसके विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध, तो फिर कोर्ट पहले सो कॉज नोटिस भेजेगा कि क्यों ना इनके विरुद्ध संपत्ति का जो है निष्पादन क्यों ना कराया जाए। इसके बारे में वह डेट फिक्स करके सो कॉज नोटिस भेज देता है। अगर सो कॉज नोटिस में उसका कारण दिखाया जाता है और उसके विरुद्ध क्यों न निष्पादन किया जाए ये भी लिखा जाता है, किस बात के लिए निष्पादन है ये भी लिखा जाता है। तो ये रूल 22 में कहता है कि अगर ऐसी बात है तो सो कॉज नोटिस जारी होगी। रूल 23 कहता है प्रोक्लेम आफ्टर इश्यू ऑफ नोटिस। रूल 23 कहता है, रूल 23 में सूचना के निकाले जाने के पश्चात प्रक्रिया। रूल 22A भी है इसमें। रूल 22A कहता है विक्रय के पूर्व किंतु विक्रय की उद्घोषणा की तामीला के पश्चात निर्णित ऋणी की मृत्यु पर विक्रय का अपास्त न किया जाना। विक्रय के लिए घोषणा कर दी गई, अब घोषणा की तारीख डिसाइड कर दी गई। अगर तारीख के पहले जो विक्रय की तारीख डिसाइड कर दी गई, उस डेट के पहले अगर वह निर्णित ऋणी जिसके खिलाफ में निष्पादन किया जाना है उसकी डेथ हो जाती है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तब विक्रय अपास्त नहीं किया जाएगा। एक ही शर्त में रोका जा सकता है कि अगर कोर्ट को ऐसा महसूस होता है कि जो उसके विधिक उत्तराधिकारी हैं, जो उसके विधिक वारिस हैं, उन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ने वाला है, अगर ऐसी कोई स्पेशल विशेष बात है तो ही रोकेगा, अदरवाइज उसकी मृत्यु के बाद भी उसका निष्पादन या विक्रय नहीं रोका जाएगा। ये रूल 22A कहता है। अब रूल 23 की बात हम कर रहे थे। रूल 23 कहता है सूचना के निकाले जाने के पश्चात प्रक्रिया। सो कॉज नोटिस निकाल दी गई, अब सो कॉज नोटिस के बाद क्या होगा। अगर रूल 22 सूचना के बाद, अगर रूल 22 जैसे हमने कहा 2 वर्ष के बाद में निष्पादन शुरू किया जाता है और उसका जो रिसीवर है या विधिक प्रतिनिधि है उसके खिलाफ में एग्जीक्यूशन किया जा रहा है, तो वही बात कहा कि रूल 22 के सूचना के बाद उनको हमने सो कॉज नोटिस भेज दिया और उसके बाद वो व्यक्ति उपस्थित नहीं होते। कौन? विधिक प्रतिनिधि और रिसीवर जिसके पास में संपत्ति है वो उपस्थित नहीं होता है और कारण भी पता नहीं चलता कि डिक्री का निष्पादन क्यों न किया जाए, इसका कारण भी नहीं होता है। तो फिर कोर्ट उसकी डिक्री का निष्पादन कराएगी, क्योंकि ना तो वो हाजिर हुआ ना तो सो कॉज नोटिस का आंसर आया, तो कोर्ट उसका एग्जीक्यूशन करा देगी। अगर कोई व्यक्ति उसके बाद या उस समय या उसके पहले विरोध करता है और अपनी उत्तराधिकारिता दिखाता है तो उसकी बात पर कोर्ट जरूर विचार करेगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो निष्पादन किया जाएगा। अब रूल 24 की बात आती है प्रोसेस फॉर एग्जीक्यूशन। रूल 24 में कहा निष्पादन के लिए आदेशिका। अब निष्पादन के लिए आदेशिका क्या होगी? जब कोई प्रतिकूल कारण ना बचा हो, निष्पादन में हमने प्रोसेस कर दिया, अब कोई उसका ऐसा कारण नहीं बचा कि निष्पादन को रोका जाए, कोई प्रतिकूल कारण ना बचा हो तो कोर्ट निष्पादन हेतु आदेश निकालेगा कि इसको एग्जीक्यूट कर दिया जाए, और जब तक कारण है पहले उस कारण को सुनेगा। आदेशिका में उस दिन की तारीख होगी कि जिस दिन को एग्जीक्यूट कराना है, उस दिन की तारीख होगी और उस पर जो न्यायाधीश है उसकी हस्ताक्षर होंगे और उस कोर्ट की मोहर लगी हुई होगी। अब उसके बाद में वह उचित अधिकारी को दे दी जाएगी, किसके लिए? जहां पर एग्जीक्यूट कराना है उसे पहुंचाने के लिए, उसको सूचना देने के लिए।
और जो तारीख उस पर जो तिथि निर्धारित की गई है, जिस दिन न्यायालय कहा है कि इस दिन एग्जीक्यूट कराना है, और उसमें यह भी लिखा होगा कि इस दिन एग्जीक्यूट कराना है और इस दिन वापस न्यायालय को सूचित करना है, तो वो आदेशिका ऐसी निकाल सकेगा। आदेशिका निकालेगा क्या? जब प्रतिकूल कारण नहीं बचा तो वो एक ऑर्डर निकालेगा कि इस तारीख को इस संपत्ति का या इस धन का एग्जीक्यूट कराना है, उसकी डेट डालेगा, उस पर हस्ताक्षर करेगा, मुहर लगेगा और एग्जीक्यूट हो करके किस दिन कोर्ट को वापस सूचना मिलना है वो भी उसमें मेंशन होगा। अब रूल 25 कहता है इंडोर्समेंट ऑन प्रोसेस। इसका रूल 25 कहता है कि आदेशिका पर पृष्ठांकन निष्पादित किए जाने की रीति समय पर वापस न हो तो अगर कोर्ट ने कहा कि इस तारीख को एग्जीक्यूट कराना और इस तारीख को कोर्ट को वापस सूचना देना है, अगर वापस सूचना आने में विलंब हो जाता है तो फिर उसका वो डिटेल से वह अधिकारी उसका कारण लिखेगा कि निष्पादन क्यों नहीं हो पाया या उसको वापस आने में विलंब क्यों हुआ या उसका निष्पादन उस अधिकारी द्वारा क्यों नहीं कराया जा सका, क्या क्या प्रॉब्लम है, उन सब का डिटेल लिखते हुए और जितने पेजों में लिखेगा उनका पृष्ठांकन करेगा, उनकी पेजिंग करेगा और पृष्ठांकन करके अपने हस्ताक्षर के द्वारा न्यायालय को वापस भेजेगा। तो ये बात रूल 25 कहता है। अभी रूल इसमें 17 से लेकर रूल 25 तक एग्जीक्यूशन में क्या होगा, कैसे एग्जीक्यूट कराया जाएगा, क्लियर हो गए होंगे। अब रूल 26 से हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।